हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, मतलब जब विश्व में द्वि ध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई थी तो अमेरिका का वर्चस्व हो गया था और उसके वर्चस्व को चुनौती देने वाले जो देश थे उनके बारे में पढ़ा था। आज हम समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। समकालीन दक्षिण एशिया में मुख्य तौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्षेत्र को दक्षिण एशियाई क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों की विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता है जो इनमें समानता और नज़दीकियाँ बढ़ाती हैं। इस कारण इस पूरे क्षेत्र को दक्षिण एशियाई क्षेत्र माना जाता है। 2005 में अफ़गानिस्तान को भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शामिल कर लिया गया और म्यांमार पर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन चीन को इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्र होते हुए भी दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। दक्षिण एशियाई क्षेत्र की कुछ जो हमने बात की विशेषताएं और एकता के बारे में, कौन कौन सी विशेषताएं और एकता हैं वो देख लेते हैं एक बार। उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को एक विशेष भौगोलिक परिस्थितियां प्रदान करती हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है जातीय संघर्ष, सीमा विवाद, नदी जल के बंटवारे के विवाद और संसाधनों को लेकर झगड़े। ये इस क्षेत्र के देशों के बीच हमें आमतौर पर देखने को मिल जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। मतलब इन देशों की जनता है वो लोकतंत्र से की आकांक्षाओं में सहभागी रही है। लेकिन इस क्षेत्र में एक देश जिसका हमने जिक्र किया था, पाकिस्तान, वहाँ पर सिर्फ दो ही सरकार लोकतंत्र की रह सकी हैं, एक बेनजीर भुट्टो के समय और दूसरी नवाज शरीफ के समय। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर सेना और धर्मगुरुओं का ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिसके कारण वहाँ पर सामाजिक दबदबा बना रहता है और लोकतंत्र स्थापित नहीं रह सकता, स्थिर नहीं रह पाया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी लोकतंत्र व राजशाही की लंबी जद्दोजहद रही, उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें अभी भी मजबूत नहीं हो पाई हैं। प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है दो भाषाई लोग मुख्य तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, सिंगली भाषा के और तमिल लोग। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक हमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिला था, लेकिन 1983 के बाद लिट्टे के सभी ठिकानों पर श्रीलंकाई सेना ने कब्जा कर लिया और उसके बाद तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है अभी भी। दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर 1985 में दक्षेश, जिसको सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का निर्माण किया। इसमें हम देखते हैं दक्षिण एशिया में दो राष्ट्र हैं, भारत और पाकिस्तान, जिनके बीच हमेशा ही तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश और नेपाल की गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों की भागीदारी होने के आरोप लगते रहते हैं। इस कारण से इन दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध तनावपूर्ण हमेशा रहते हैं। समकालीन समय की बात करें तो 2005 में सार्क का 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में संपन्न हुआ और अफ़गानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, जिसमें अफ़गानिस्तान ने पहली बार सार्क सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। और वैश्वीकरण के इस दौर में सार्क सम्मेलनों में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति, इन विषयों को लेकर काफ़ी चर्चा होती रहती है। इसके अतिरिक्त व्यापार और विकास को बढ़ावा देने होते हुए कई समझौते यहाँ पर सार्क के दौरान किए जाते हैं, सार्क के शिखर सम्मेलनों में।
अगर नेपाल के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो नेपाल व भारत के नागरिक दोनों देशों के मधुर संबंधों की वजह से एक दूसरे के यहाँ बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के आ जा सकते हैं। मतलब नेपाल के लोग भारत में और भारत के लोग नेपाल में बिना वीज़े के आ जा सकते हैं, ना पासपोर्ट की आवश्यकता ना वीज़े की आवश्यकता। इन सब के बावजूद भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे माओवादी आंदोलनों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती रहती हैं। दक्षेश को विभोदय के कारण ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। मतलब इन जो दक्षेश के सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच हमें काफ़ी सारे विभेद देखने को मिलते हैं, जिन विभेदों के कारण दक्षेश काफ़ी सफल नहीं हो पाया, ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। उनके बीच संघर्ष चलते रहते हैं। इसके बावजूद ये देश आपसी दोस्ती और रिश्तों में सहयोग के महत्व को पहचानते हुए समझते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश और भारत पूर्व की ओर चलो की नीति का हिस्सा बने हुए हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सार्क ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिसको साफ्टा का नाम दिया गया, इस पर 2004 में हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2006 में यह लागू कर दिया गया, प्रभावी हो गया। 2007 में इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% तक कम कर दिया गया इस साफ्टा के अंतर्गत। वर्तमान समय में सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय था शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता। ये तो थे सार्क। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक की बात करते हैं हम। बिम्स्टेक से अभिप्राय बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम, और इसके सदस्य देश हैं मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। वर्तमान में भारत सार्क की अपेक्षा बिम्स्टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई और इस बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क और अन्य क्षेत्रों के बारे में काफ़ी चर्चा की गई। दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच विभिन्नता है और राजनीतिक प्रणाली में भी हमें काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली विभिन्न देशों में अपनाई गई है। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की स्थापना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र कभी सैन्य शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। भूटान में राजतंत्र है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये थे दक्षिण एशिया के देशों की विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियाँ। इस अध्ययन से हमें पता चलता है कि दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित एक भ्रम टूट गया। ये जो भ्रम था कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में सफल हो सकता है, इस भ्रम को तोड़ा दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभव ने, और उन्होंने साबित कर दिया कि विश्व के धनी देशों के अलावा भी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।